कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1979 में रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्पीडी ट्रायल हर एक सिटीजन का मौलिक अधिकार है। कौन रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटली डिले के लिए? क्या वकील रिस्पॉन्सिबल है? क्या जज रिस्पॉन्सिबल है? तो एक अंग्रेजी कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली डन बट इट शुड अपीयर दैट इट हैज बीन डन। फैमिली डिस्प्यूट को टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए मीनिंगलेस हो जाता है, उसके बाद उसको कोई अर्थ नहीं रहता। बट जो इंटेंशन था फैमिली कोर्ट्स एक्ट के पीछे, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में नहीं दिख रहा है सर। मेरा अपना विचार है कि रिवोर्स ने सोचे, क्रांतिकारी ढंग से सोचे, तो अगर फैमिली कोर्ट को ही समाप्त कर दिया जाए, अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो अभी रिसेंटली बीएनएसएस में अब ये 3 जनरल रूल आया है, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वो हेल्प करेगा, ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करेगा? मेरा सौभाग्य है कि मैंने 3 सीआरपीसी देखी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, आप मेरे शब्दों को लिख कर रख लीजिए, और अगर मैं झूठ हूँगा तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं, जहाँ मिलूंगा। आई एम रेडी टू फेस पनिश कि इस एडजमेंट के प्रोविजन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हर 4 में से 3 रूल जो है वो अंडर टीम, अगर आपने फर्स्ट शेड्यूल देखा होगा तो उसमें लिखा कि अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं कि जिनमें पनिशमेंट 14 ईयर्स का दिया है, 10 ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है, एंड दैट इज ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जबकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है वो 30 है, किसी को 3 साल का तो पनिशमेंट नहीं दे सकते। कुछ अपराधी इतने घातक हैं, इतने क्रिमिनल हैं कि उनके सामने तो विटनेसेस डरते हैं। उसे धमकी मिली कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगी। उसने कहा नहीं, मैं गवाही दूंगी। अगर आपको 16 दिसंबर 1912 घटना याद हो आपको, जो दिल्ली में घटी थी, 1 महीने के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसे इंजरी पहुंचाई, उनका स्टेटमेंट पढ़ा था एक डॉक्टर का जिसने उसका एग्जाम किया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने रविंद्र प्रताप शाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक जजमेंट दिया कि एक टेंडेंसी है कि जजमेंट रिजर्व हो जाता है लेकिन प्रोनाउंस नहीं होता। कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार है सर आपका आज आने के लिए और हमारे सारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नहीं, मन वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और इस योग्य समझा कि मैं कुछ कह सकता हूँ। बैकग्राउंड ऑल्दो आपके किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ वेरी वेल नोन फिगर इन द जुडिशियल कम्युनिटी। 1972 में सर ने अपनी LLB कंप्लीट की, सहारनपुर बार ज्वाइन की। 1975 में सर का सिलेक्शन जुडिशरी में हो गया। पूरे प्रदेश में सर का सेकंड रैंक है। 2003 में सर का प्रमोशन हुआ एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। फिर सर रजिस्ट्रार जनरल हो गए उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2004 में। फाइनली 2009 में सर का सुपर एनुएशन हुआ। फिर जुडिशियल कैपेसिटी में आ गए एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल। और मुझे याद है सर कि मुझे भी बहुत मौका मिला आपके आगे अपीयर होने का। उसके बाद भी सर आपने एज ऑनररी फैकल्टी मेंबर सर्व किया है ONGC में, THDC में, NHPC में। मैं PTC भी जाता हूँ अभी भी। राइट सर। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है नरेंद्र नगर। राइट सर। और UPS ने मुझे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट किया हुआ है। यस एब्सोल्युटली, दे हैव अपॉइंटेड मी प्रोफेसर प्रैक्टिस एंड आई एम डायरेक्टर रोज सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। और अभी भी कंटिन्यूसली सर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स जज भी हैं। तो इतने फेदर्स हैं आपके कैप में, तो हमारा सौभाग्य है सर, हमारे व्यूअर्स का सौभाग्य है आज आप आए। एक चीज़ सर, जो एक लिटिगेंट आता है सर, उसके मन में होती है, एक कोई विवाद है उसके जीवन में, उसने अपनी स्वेच्छा से वो विवाद में कोई भी नहीं जाता, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एवरी सिटीजन फाइंड्स हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में जुडिशरी से उसका वास्ता पड़ ही जाता है। हमारा संविधान सर एक राइट देता है हमको, राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई है, बट बहुत साल पहले 1979 में हुसैन आरा खातून के जजमेंट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इनंसिएट किया था कि राइट टू लाइफ सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, और मोस्ट अगर उसे टू लीड लाइफ विद डिग्निटी सर, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की सर। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एंगल में एक बहुत अहम पहलू है सर, वो है न्याय का। और न्याय का मतलब केवल न्याय मिलने से नहीं है, बल्कि फेयर ट्रायल
एंड स्पीडी ट्रायल दोनों ही एक इंट्रिंसिक कंपोनेंट माने गए सर हुसैन आरा खातून में ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो कहीं ना कहीं इट विल बी करेक्ट टू से कि माननीय उच्चतम न्यायालय में 1979 में रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्पीडी ट्रायल हर एक सिटीजन का मौलिक अधिकार है। इस कॉन्टेक्स्ट में एज अ जज क्या आपका पर्सपेक्टिव है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटली डिले के लिए? क्या वकील रिस्पॉन्सिबल है? क्या जज रिस्पॉन्सिबल है? कौन जिम्मेदार है एक्चुअल में इस डिले के लिए? जहाँ तक आपने जस्टिस की बात की है तो एक अंग्रेजी कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली डन बट इट शुड अपीयर दैट इट हैज़ बीन डन। न्याय केवल किया जाना नहीं चाहिए बल्कि ये भी लगना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है, ये लगना चाहिए। मैंने कोर्ट में लगभग पिछले 55 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि अधिकतर केस में डिले होती है और हमारी पेंडेंसी बढ़ती जाती है। मैंने अपने 55 ईयर्स में कभी ऐसा अवसर नहीं देखा कि हमारी पेंडेंसी कम हुई हो, कभी घटी नहीं है। और मैंने इसके बहुत कारणों को बहुत गहराई से इसका मतलब विचार किया है, अध्ययन किया है और बहुत सारी बातें मुझे लगती हैं कि हम अगर उसे करें तो हो सकता है। अगर मैं डिले की बात कहूँ तो मुझे एक फारसी कहावत याद आती है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। ये हमारी जुडिशरी बिल्कुल फिट बैठता। अर्थात जैसे ही हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारी पेंडेंसी कम हो, उसके लिए कोर्ट बढ़ाते हैं, लॉ को चेंज करते हैं और कुछ स्टेप करते हैं, लेकिन होता उल्टा है कि उससे और पेंडेंसी बढ़ जाती है। अब उसके कारण देखने पड़ेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हमारा जो गलती का जो ढूंढने का कारण है, अर्थात जो डायग्नोसिस है, वो बेसिकली वो डायग्नोसिस गलत है। अगर डायग्नोसिस गलत होगा तो जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो भी गलत होगा। तो हमारे न्याय सिस्टम के साथ ये हो रहा है कि नहीं हमारा केवल डायग्नोसिस गलत है बल्कि ट्रीटमेंट भी गलत है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ रिवोल्यूशनरी सोचना पड़ेगा, कुछ हटके सोचना पड़ेगा। जो हम रूढ़िवादी है उससे काम नहीं चलेगा। अभी तक हमारा जो बेसिक लॉ है वो ब्रिटेन पे आधारित है, हमारे अपने सिस्टम का नहीं, ब्रिटेन पर आधारित है और ब्रिटेन के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के 77 ईयर्स के बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि साहब अभी भी हम मोर देन 70% लॉ ब्रिटिशर्स का बनाया यूज़ कर रहे हैं तो शायद ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप कारण अगर जानना चाहें तो मैं कारण एक एक करके आपको बताता चलूँगा। जैसे पहला कारण ये है कि अगर हम रिवोल्यूशनरी सोचें तो मैं एक एक आपको स्टेप बताता हूँ। पहला सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई अर्ली डिस्पोजल के कोई मैटर होते हैं वो होते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स। क्योंकि अगर फैमिली डिस्प्यूट को टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए तो जो पार्टीज होती हैं उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है, उनकी लाइफ बीतती रहती है और कुछ वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि उनके लिए फैमिली डिस्प्यूट अगर डिसाइड नहीं हुआ मीनिंगलेस हो जाता है, उसके बाद उसको कोई अर्थ नहीं रहता। और अधिकतर केस में हो रहा कि कोर्ट में इतना टाइम लग रहा है कि उनकी फैमिली लाइफ के डिस्प्यूट को डिसाइड होने में इतना समय लगता है कि उनके लिए मीनिंगलेस हो जाता है, वो अपनी लाइफ दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पाते। दैट इज़ वेरी ऑसम, बहुत खतरनाक मामला, बड़ी डरावनी पिक्चर मिलती है हम लोग को कभी कभी जब हम देखते हैं कि साहब केवल मैट्रिमोनियल केस में 15 ईयर्स लग रहे, 20 ईयर्स लग रहे। तो आप ज़रा सोचिए कि जो पार्टीज हैं जो डिवोर्स करके या रीनोट करके अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो 20 ईयर्स के बाद अगर डिवोर्स देते हैं तो उनकी लाइफ में क्या दोबारा मैरिज का कोई पर्पज़ होगा? सर इसी कॉन्टेक्स्ट में सर बिकॉज फैमिली कोर्ट्स का इशू बहुत रेलिवेंट है बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मैटर्स फैमिली कोर्ट्स में बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे लेजिस्लेचर ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट निकाला और हमने स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बना दी सर। फैमिली कोर्ट स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बना दी हमने जो सिर्फ फैमिली कोर्ट से डील करती हैं। और कहीं ना कहीं उनके पीछे जो पर्पस था, वो इंटेंशन था, वो यही था कि फैमिली मैटर्स जल्दी डिस्पोज हो पाए। बट एक तो इंक्रीज देख रहे हैं हम इन द नंबर ऑफ मैटर्स विच आर कमिंग अप, बट जो इंटेंशन था फैमिली कोर्ट्स एक्ट के पीछे कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में नहीं दिख रहा है सर। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मैं जब सिविल जज सीनियर डिवीज़न था उस समय सिविल जज सीनियर डिवीज़न नहीं कहा जाता था, बल्कि उस समय जो हमारा डेजिग्नेशन होते थे मुंसिफ होता था और सिविल जज होता था, जिसे आज की डेट में सीनियर सिविल जज कहते हैं।
जब मैं सिविल जज सीनियर डिवीजन जैसी पोस्ट पे था उस समय हम लोगों ने फैमिली डिस्प्यूट डिसाइड करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता था लेकिन वो ट्रांसफ़र होकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आ जाता था और वो मैटर को डिसाइड करते थे, और उसकी अपील भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाती थी, तो वो केसेस जल्दी डिसाइड हो पाते थे, क्योंकि जितने सिविल जज होते थे वो उनमें सारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था और सारे डिसाइड करते थे, और उनकी अपील भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होकर वो डिसीजन सुनते थे या एडिशनल डिसीजन सुनते थे और वो जल्दी डिसाइड हो जाते थे। लेकिन जब से 1984 से जब से फैमिली कोर्ट आया तो कुछ जगहों पर, सब जगह तो नहीं है, कुछ जगह पे फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिए गए। उन फैमिली कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ क्या है कि वो सारी पेंडेंसी जितने केसेस की थी वो वहाँ सेंट्रलाइज हो गई एक या दो कोर्ट में, और उनके लिए कोपअप करना, जो उसमें प्रेजाइडिंग जज होता है, उनके लिए कोपअप करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पेंडेंसी इतनी अधिक है कि सिंगल कोर्ट नहीं कर सकती, उसे डिसाइड नहीं कर सकती, दे विल हैव टू सीक टाइम। मेरा अपना विचार है कि अगर हम रिवोल्ट नहीं सोचें, क्रांतिकारी ढंग से सोचें, तो अगर फैमिली कोर्ट को ही समाप्त कर दिया जाए और जो पहले सिस्टम था ओरिजिनली के फैमिली कोर्ट के मैटर सिविल जज सीनियर डिवीजन के लेवल से स्टार्ट होंगे और न केवल एक कोर्ट सुनेगी बल्कि जितने सिविल जज सीनियर डिवीजन के जितने अधिकारी हैं वो सारा उनका डिस्पोजल करेंगे, उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। तो इससे ये लाभ होगा कि एक तो एक से अधिक कोर्ट वो काम करने लगेंगी, उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो पाएगी, हाई कोर्ट का भी बर्डन कम होगा, और जो एक जगह सेंट्रलाइज हो गई सारी पेंडेंसी, वो पेंडेंसी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मुझे लगता है कि उनका डिस्पोजल अर्न करना बहुत जल्दी हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा उनका डिस्पोजल करना। लेकिन अगर हम सारी पेंडेंसी केवल फैमिली कोर्ट में ही सेंट्रलाइज करते हैं और एक ही कोर्ट को या दो कोर्ट को या तीन कोर्ट को बर्डन करते हैं, तो ये शायद कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम फैमिली डिस्प्यूट को जल्दी से और या एक्सपीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर सकें। मैं आपसे बताया कि कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ होने वाला नहीं है। हम पिछले 50 ईयर से कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे हैं। हम लोगों ने सीपीसी में पहले अमेंडमेंट 1976 में किए थे, उसके बाद 2002 में किए हैं। लगभग 50 ईयर्स हो गए हमें अमेंडमेंट करते करते, लेकिन उसका क्या रिजल्ट मिला है? क्योंकि वो कॉस्मेटिक चेंजेस थे, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उनके चेंज होने से पेंडेंसी बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। बट सर जैसे अभी हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो अभी रिसेंटली बीएनएसएस में अब ये 3 एडजर्नमेंट रूल आया है जी, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वो हेल्प करेगा, ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करेगा? मेरा सौभाग्य है कि मैंने 3 सीआरपीसी देखी। मुझे 1898 की सीआरपीसी में काम करने का अवसर मिला, 1973 की सीआरपीसी में काम करने का अवसर मिला, और जो 2003 में जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, इसमें भी पढ़ने का और देखने का अवसर मिल रहा है। और मैं तीनों में एनालाइज भी किया है कि विच सीआरपीसी वाज बेटर। और मुझे लगता है कि सीआरपीसी में जितनी चेंजेस की गई हैं, जो 2023 का बीएनएसएस आया है, इसमें बहुत अधिक चेंजेस नहीं की गई। कुछ जगह टाइम लिमिट जरूर फिक्स की गई हैं, जैसा आपने बताया कि साहब ये काम इतने दिन में होगा, या फिर इतने दिन में डिस्पोज हो जाएगी, चार्ज इतने दिन में लग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह टाइम लाइन फिक्स की गई है। और ऐसे ही 3 एडजमेंट का प्रोविजन रखा गया है कि किसी भी क्रिमिनल केस में 3 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, सीपीसी में ये प्रोविजन 2002 में आ गया था कि किसी सिविल केस में 3 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं होंगी। लेकिन क्या इस प्रोविजन के लाने से क्या एडजमेंट की संख्या कम हो गई? क्या सिविल केसेस का डिस्पोजल बहुत जल्दी होने लगा? अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं। इसी का फेट सीआरपीसी में ये होने जा रहा है कि हमने प्रोविजन तो कर दिया कि 3 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, आप मेरे शब्दों को लिख कर रख लीजिए, और अगर मैं झूठ हूँगा तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं जहाँ पे मिलूँगा। आई एम रेडी टू फेस पनिश कि इस एडजमेंट के प्रोविजन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जहाँ तक सीआरपीसी की बात की, सीआरपीसी में बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज की ज़रूरत है। हमने 2023 में कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं किया। 99% प्रोविजन वही है जो कि 1973 सीआरपीसी में थे। कोई चेंज बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं है। सुनिए क्यों मेजर चेंज नहीं है? हमारे ट्रायल के वही 4 प्रोसीजर हैं, वही कोर्ट है, केवल हमने असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट एबोलिश की है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट एबोलिश की है। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी वो तो 1973 में कॉपी कर ली थी,
क्योंकि 1873 की सीआरपीसी में ब्रिटिशर्स ने प्रेसिडेंसी टाउन में, जो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास हुआ था, जहाँ पर उनका आधिपत्य होता था, उन जगहों पे प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट रखे हुए थे। 1973 में सीआरपीसी में तो हमने केवल उसकी कॉपी कर ली थी, उन्हें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के अलावा हम केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहने लगे थे। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हमने वो जो एक वो था कि साहब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वो खत्म कर दी गई और असिस्टेंट सेशन जज की पावर खत्म गई। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर बाकी प्रोविजन लें, जो समन का प्रोसीजर है, बेल का प्रोसीजर है, राइट, जो हमारे ट्रायल का प्रोसीजर है, जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक्चुअली उसमें रिवोल्यूशन चेंज करने की जरूरत है। और पहला रिवोल्यूशन में कहता हूँ, मैंने बहुत दिन से प्रयास किया है, मैंने इसके लिए कई लेटर भी लिखे हैं, मैं एक दो बार मतलब आप ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब मिला है और मैंने अपने विचार दिए भी हैं। अगर वो रिवोल्यूशन चेंज कर दी जाएँ तो मैं गारंटी दिला सकता हूँ कि हम क्रिमिनल केसेस में भी बहुत अर्ली डिस्पोजल कर पाएंगे। और क्या मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा कहना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे ट्रायल के 4 प्रोसीजर हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल एंड वारंट ट्रायल के भी 2 पार्ट हैं। उसके बाद समन ट्रायल और समन के भी कुछ केस समरी ट्रायल। तो मुझे नहीं लगता कि हमने वारंट ट्रायल की 2 पार्ट क्यों रखे कि साहब एक पुलिस रिपोर्ट पे होगा और एक कंप्लेंट पे होगा। अगर हम दोनों का ट्रायल लेके रखें तो व्हाट इज द हार्म। अगर हम सेशन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में कंपेयर करें तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस। सेशन ट्रायल भी वही है और वारंट ट्रायल भी यही है। अंतर केवल इतना है कि सेशन ट्रायल को सेशन जज करते हैं एंड वारंट ट्रायल को मजिस्ट्रेट करता है। जहां प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट द सेम। मेरा अपना सुझाव, बहुत हम्बल सुझाव, करबद्ध सुझाव और रिवोल्यूशनरी सुझाव यह है कि हम चारों ट्रायल की जगह केवल ट्रायल का प्रोसीजर एक ही कर दें। जैसे सीपीसी में हम किसी भी वैल्यूएशन का सूट हो, सीपीसी में उनका ट्रायल का प्रोसीजर एक है, 2 प्रोसीजर नहीं है। ऐसे ही क्रिमिनल में हम एक ही प्रोसीजर कर दें, चाहे वो सेशन जज करें या मजिस्ट्रेट करें, तो शायद हम जो प्रोसीजर उसमें उलझे रहते हैं वो शायद कम हो जाएगा। नंबर 2, हम सीआरपीसी में देखते हैं या बीएनएस में देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसके 2 पार्ट हैं। आज की डेट में अगर किसी जज को या किसी एडवोकेट को ये देखना होगा कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो बीएनएस का है ये बेलेबल है या कॉग्निजेबल है या किसके द्वारा ट्रायबल है, ही विल हैव टू कंसल्ट द राइट, ही विल टू कंसल्ट द फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल के 2 पार्ट है। मेरा कहना है कि अगर फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल ओमिट कर दें तो सेकंड शेड्यूल तो हमारा काम चल जाएगा, जिसमें बहुत क्लियरिटी के साथ दिया गया है कि अगर 3 साल तक से पनिशेबल कोई ऑफेंस है तो दैट इज नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। एंड अगर कोई ऑफेंस मोर देन 3 years और अप टू 7 years तक इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो दैट इज ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल। एंड अगर कोई मोर देन 7 years है तो वो ऑफेंस ऐसा है कि विच इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये हमारे बीएनएस के सभी पर्पस सोल्व कर सकता है। हमें पूरा जो फर्स्ट शेड्यूल है जो कंफ्यूजन पैदा करता है वो टोटली ओमिट कर देना चाहिए। राइट सर, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट सर। एक चीज़ सर जो मेरे प्रैक्टिस थी सर, लार्जली क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस रही इनिशियली, फिर मैंने पीएल्स किए, फिर मैंने मैटर्स किए, फिर एडवाइजरी कैपेसिटी का रोल भी किया। एक बहुत फंडामेंटल चीज़ आती है सर, हर स्टेज पे आती है कि बहुत सारे लोग हमारे जो जेल हैं उनमें सड़ रहे हैं सर। और अगर हम इनकार्सनेशन की बात करें तो हर 4 में से 3 लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं जी। कन्विक्शन रेट हमारा ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस तो वो अंडर ट्रायल की तरह ही अपना कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? ऑब्वियसली अलग लेवल्स पे प्रिजन रिफॉर्म्स की बात हुई है, प्रिजन में इनमेट्स की परिस्थितियों को बदलने की बात हुई है, बट मैं जुडिशियल एस्पेक्ट से सर आपसे समझना चाहता हूँ कि व्हाट कैन बी डन जिससे कि इतना ज़्यादा इनकार्सनेशन ना हो, स्पेशली of the people who are under trial and also of the people who are in jail for petty offenses। कितने सारे लोग petty offenses के लिए भी जेल में हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करना चाहेंगे सर? जो आपने बड़ा पर्टिनेंट प्रश्न पूछा। देखिए, किसी की लिबर्टी कर्टेल करना एक बड़ा अपराध है और जब तक गिल्ट प्रूव ना हो तब तो और बड़ा अपराध है। एंड किसी व्यक्ति को हम केवल इसलिए डिटेन रखे हैं कि उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है और उसका केस डिसाइड नहीं करते, तो ये हम लोग के लिए मतलब जो है एक स्टिग्मा की तरह है हमारे सिस्टम पे। लेकिन क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? तो मतलब अगर हम प्रिजन एक्ट में
या प्रिजन रिफॉर्म करें तो उसे समस्या सोल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका रीजन लाई करता है, वो करता है जुडिशल सिस्टम पे। जब तक हम जुडिशल सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और जैसे मैं पहले कहा कि अगर हम देखिए पूरा क्रिमिनल का सिस्टम BNSS पे डिपेंड करता है। अगर हम BNSS में रिवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं लाएंगे, जैसे हमने बताया कि अगर हम उसका ट्रायल का प्रोसीजर एक कर दें, डिफरेंट प्रोसेस ना हो तो सोल्यूशन हो सकता है। BNSS में और भी कई डिफिकल्टी हैं। अगर हमने फर्स्ट शेड्यूल देखा होगा तो उसमें लिखा कि अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं कि जिनमें पनिशमेंट 14 ईयर्स का दिया है, 10 ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है, एंड दैट इज ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जबकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है अथॉरिटी है, किसी को 3 साल ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी को 3 साल ज़्यादा पनिशमेंट दे नहीं सकते और उससे हम ट्रायल करा रहे ऐसे ऑफेंसेस का कि जिसमें पनिशमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 14 ईयर्स तक जाती है, तो कैन वी इमेजिन कि वो मजिस्ट्रेट कैसे उसे पनिश कर सकता है 3 साल ज़्यादा। तो हमें अगर ये कर्टेल करना चाहते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, उनके ट्रायल का ड्यूरेशन कम हो जाए, तो हमें BNSS में बहुत गहराई से और बहुत गंभीर तरह से और बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज करने पड़ेंगे, तब तो सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर हम कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहेंगे उससे कोई ठीक होने वाला नहीं। राइट सर, इसमें सर एक एस्पेक्ट फ्रॉम अ जुडिशियल पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ लॉयर्स पर्सपेक्टिव बार बार आता है रिगार्डिंग बेल, और रिपीटेडली सर हमारे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने भी एम्फसाइज किया है दैट बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। बट कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस में नहीं दिखता। एक रिपीटेडली अलग अलग लेवल्स पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी इस बात को एडमिट किया है कि एक रिलक्टेंस है हमारे ट्रायल कोर्ट्स में बेल देने के लिए, या एक रिलक्टेंस है पर्टिकुलरली लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में टुवर्ड्स बेल। उसका कारण क्या है सर, और इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं कई बार ये बात रिपीट की है और बहुत अच्छी रिपीट की है कि बेल इज रूल और जेल इज एन एक्सेप्शन। ये बात रिपीट की है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वास्तव में हम इसके कहने से हो सकता है? अगर मैं आपको पूरी दुनिया का सिस्टम बताऊं तो पूरी वर्ल्ड में एक ही सिस्टम है कि कहीं ऑफेंस हो जाता है, कहीं अपराध हो जाता है, तो उस अपराधी को ट्रायल से पहले पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड ही इज बीइंग डिटेन्ड, वो डिटेन किया जाता है। जहाँ का बेल का प्रश्न है वो उसकी अपराध की गंभीरता पे डिपेंड करता है। अगर उसकी गंभीर अपराध किया उसने और उसे हम अरेस्ट करते ही बेल पे छोड़ देंगे तो व्हाट मैसेज विल बी गिवन टू द पब्लिक? वो तो फिर जाके उसे मालूम हो जाएगा कि साहब मैं तो अरेस्ट करते ही मुझे बेल पे छोड़ दिया गया, और जैसे बेल पे छोड़ दिया गया ही विल इंडल्ज इन द ऑफेंस अगेन। ये केवल उसे एक जो है हम कहते हैं कि साहब एक प्रिवेंटिव एक्शन है जेल में रखना, कि एक बार उसने अपराध कर लिया तो हम उसे प्रिवेंट करें कि दोबारा अपराध ना करें। अगर हम एज सून एज उसे बेल ग्रांट कर देंगे, हीनियस क्राइम में भी, गंभीर अपराधों में बेल ग्रांट कर देंगे, तो व्हाट विल द रिजल्ट? उसे एक जो डर है कानून का, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो हम उसका ट्रायल कभी कंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे। वो क्या करेगा कि कुछ अपराधी इतने घातक हैं, इतने क्रिमिनल हैं कि उनके सामने तो विटनेसेस डरते हैं। जैसे ही वो जेल से बाहर आ जाएगा तो क्या उसके सामने कोई विटनेस एविडेंस दे पाएगा? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आई साइट एन एग्जांपल जो मेरे साथ देहरादून में घटित हुई थी। देहरादून की बड़ी अच्छी इंसिडेंट है। एक ट्रांसपोर्टर ऋषिकेश में रहते थे और ऋषिकेश में एक दिन डकैती, मतलब टाइम में डकैती हुई। जब डकैती हुई तो उस घर में एक महिला, उसकी एक नौकरानी और उसकी सास घर में मौजूद थे। उनका बहुत सारा कैश और बहुत सारी ज्वेलरी लूटी गई थी, लेकिन पुलिस ने बहुत तत्परता से एक्शन करके तीसरे दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली और जो एक्यूज थे उन्हें जेल में डाल दिया। वो जो महिला थी, मैं आज उसके बड़े सम्मान उसका करता हूँ। उसने कहा मैं लो के साथ हूँ, क्योंकि उसे धमकी मिली कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे। उसने कहा नहीं, मैं गवाही दूंगी। उसने उनका आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया। एविडेंस देने आई तो एविडेंस में पूरी एविडेंस उसने पूरी बिल्कुल सही इंसिडेंट नरेट की। एंड देन आई वाज रिकॉर्डिंग हर एविडेंस। एक इंसिडेंट घटी कि उसके हस्बैंड कोर्ट के बाहर बैठे थे और उन एक्यूज के कहने पे जो स्टील जेल में थे, जो जहाँ के बड़े नेम्ड क्रिमिनल थे, वो उसके हस्बैंड के पास गए
बाहर कोर्ट के आउटसाइड द कोर्ट, और उसे धमकी दी कि क्या तो अपनी वाइफ को रोक लो कोर्ट में अंदर जाकर, हम इनके खिलाफ गवाही दें, वरना तुम्हें अभी शूट कर देंगे, यहीं पे शूट कर देंगे। वो व्यक्ति कोर्ट में चिल्लाता हुआ गया, मुझे मार लिया मार लिया मार लिया। मैंने पूछा क्या हुआ, कैसा मैसेज हुआ? तो मुझे लगा कि एविडेंस तो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, ये महिला कोर्ट को सपोर्ट कर रही है, पहले इसे और उसके हस्बैंड की सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है, वो बाद में देखेंगे। एंड आई रोट ए लेटर टू एसएसपी कि जिन लोगों ने इसे धमकी दी है और जो उसमें ट्रायल हैं, वो ट्रायल के अलावा उन पे जो है आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप जो है एनएसए में भी एक्शन लीजिए, अदरवाइज इन विटनेस की जान भी खतरे में है, ये क्या गवाही देंगे? तो सिस्टम हमारे यहाँ है कि अगर हर एक्यूज को बेल पे छोड़ देंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी क्राइम हो, कितना भी एरियस क्राइम हो, हमने छोड़ दिया जेल पे। अगर आपको 16 दिसंबर 1912 की घटना याद हो, आपको जो दिल्ली में घटी थी, एक महिला के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसे इंजरी पहुंचाई, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा था एक डॉक्टर का जिसने उसका एग्जामिन किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा मार्वलस था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई व्यक्ति ये रियलाइज नहीं कर सकता कि इस महिला ने कितना दर्द सहन किया होगा, इतनी इंजरी से पहुंचाई गई है। निर्भया केस में अगर ऐसे केस में भी एक्यूज को बेल पे छोड़ देंगे, व्हाट विल द फेट ऑफ द पब्लिक? तो बेल पे छोड़ना या ना छोड़ना एक रीजनेबल उस ग्राउंड पर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हर केस में हम एक्यूज को ट्रायल स्टेज पे बेल पे छोड़ देंगे तो उसका मैसेज पब्लिक में बहुत गलत जाएगा। वो मुझे लगता है कि उससे अपराध बढ़ेंगे, और क्योंकि फ्रीडम मिल जाएगी उन्हें ये लगेगा, ये बिल्कुल ये सोच उनके आ जाएगी, विकसित हो जाएगी उनमें कि साहब हम तो कितने भी अपराध कर लें, हम तो 2 दिन के लिए जेल में जाएंगे, उसके बाद फिर छूट के आ जाएंगे, तो उनके अपराधों को होने से कैसे रोकोगे आप अगर आप बिल छूट? हमने बात की क्रिमिनल मैटर्स की, पूरा ट्रायल करने के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई में ट्रायल कोर्ट में तो शायद इतना नहीं होता, बट अभी रिसेंटली एक ट्रेंड देखा गया जिसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने रविंद्र प्रताप शाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक जजमेंट दिया कि एक टेंडेंसी है कि जजमेंट रिजर्व हो जाता है लेकिन प्रोनाउंस नहीं होता, और बहुत सारे डायरेक्शंस इशू हुए सारी हाई कोर्ट्स को कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर जजमेंट्स डिलीवर नहीं होते तो फिर रजिस्ट्री को वो चीफ जस्टिस के सामने रखना पड़ेगा, चीफ जस्टिस विल इशू अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में सर इतने साल लगते हैं एक लिटिगेंट को फाइनल स्टेज तक पहुंचने के बाद, और फाइनल स्टेज में सुनवाई के बाद भी अगर जजमेंट्स डिलीवर नहीं होंगे, रिजर्व होके रह जाएंगे या फिर रिलीज होके दूसरी बेंचेस को जाएंगे, तो डोंट यू थिंक कि पब्लिक इन जनरल का ट्रस्ट, पब्लिक इन जनरल का फेथ लूज होता है जुडिशरी में? बिल्कुल होता है। अगर जजमेंट हियरिंग के कंक्लूड होने के बाद भी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता तो जो लिटिगेंट है उसका फेथ जो है वो समाप्त होता जुडिशरी से। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अनुभव है, मोस्टली केसेस में हियरिंग कंक्लूड होने के बाद जजमेंट रीजनेबल टाइम में प्रोनाउंस हो जाता है। ऐसे किसी एक्सेप्शन में तो हैं, हाई कोर्ट लेवल पे भी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक्सेप्शन में तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत मेजोरिटी केसेस ऐसे नहीं है कि साहब जहाँ पर जजमेंट हियरिंग कंक्लूड होने के बाद जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करने में देरी हुई। अगर ऐसा है तो लिटिगेंट भी वो प्रिकॉशन ले सकता है, वो भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब आपने इस केस में जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया और बेटर होगा मेरे इस केस में जजमेंट प्रोनाउंस कर दें, वो भी कर सकता है। एडवोकेट भी अपने उच्च अधिकारियों को या उच्च कोर्ट को उसमें संज्ञान में ला सकते हैं कि साहब इस कोर्ट पर्टिकुलर कोर्ट ने हमारा ऐसा मैटर सुना था, उसमें जजमेंट प्रोनाउंस हुआ। तो ये समस्या बहुत, मुझे नहीं लगता कि साहब हियरिंग कंक्लूड होने के बाद जजमेंट न देना एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अधिकतर कोर्ट, अधिकतर न्यायाधीश इस मामले में बड़े सतर्क रहते हैं, सेंसिटिव हैं कि साहब हियरिंग के बाद जल्दी से जल्दी शीघ्र उसका जजमेंट हो जाए। तो ये मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी समस्या। कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं सर, जो फैमिली डिस्प्यूट हैं, फैमिली डिस्प्यूट में शायद 95 नहीं 99% केस में मीडिएशन अनसक्सेसफुल है। क्या आर्बिट्रेशन को हमें आगे इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, या इसमें कुछ रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आर्बिट्रेशन एक तो लेंथी बहुत हो गया, कॉस्टली बहुत हो गया, अवार्ड के बाद भी फिर हमें कॉमर्शियल कोर्ट में जाना पड़ता है, और वो भी एक ट्रायल के तरह ही है। क्या ऑटोमेटेड सिस्टम्स अगर हो, ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग का सिस्टम हो, रियल टाइम केस मैनेजमेंट या केस ट्रैकिंग का सिस्टम हो, इनका कितनी हद तक बेनिफिट हो सकता है डिलेस को कम करने के लिए और जुडिशियल डिसीजंस को एक्सपेडाइट करने? AI कैन बी ए गुड सर्वेंट बट नॉट ए गुड मास्टर। बार बार एक वर्ड यूज होता है शॉवी इन्वेस्टिगेशन,
इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। मैं इन्वेस्टिगेशन बारे में आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। 94 या 95 की बात है, तब हमारे यहाँ एक बड़ी डिबेट हुई थी, नेशनल डिबेट हुई थी कि साहब रेप केसेस में हम एक्यूज को डेथ सेंटेंस, एक फॉरेन जर्नलिस्ट का सबमिशन आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका जो कंक्लूजन था वो आपको रिमाइंड कर देता हूँ। और एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है बेसिस में कि साहब अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक हम अपना डायरेक्टर पोजीशन बनाएंगे जो अभी तो आई थिंक सर फर्स्ट क्वेश्चन तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नंबर का है, बिकॉज जितनी वैकेंसीज हैं उनके अगेंस्ट उतने प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड नहीं है। और जो डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते, तो डिजिटलाइजेशन से अगर वीडियो ग्राफिक एविडेंस कलेक्ट होती है या फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट होती है, माननीय उत्तम ने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है एपेक्स कोर्ट का, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो नेसेसरी होगी जुडिशरी में एग्जाम देने में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके हिसाब से इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं तो इस पर भी क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई 5 इयर्स? क्या वास्तव में लोगों के कोर्स के लिए 5 साल की आवश्यकता है? व्हाई नॉट 3 इयर्स और 4 इयर्स? हम कैंडिडेट का 1 साल तो पहले ले रहे हैं और 3 साल प्रैक्टिस में लेंगे, तो वो आप समझे कि लोग की तरफ आएगा ही क्यों? कि कितना इम्पैक्ट है एक लॉयर का, जज का सोसाइटी पे?